Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. तो गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे एफआईआर का टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक. जो एफआईआर का कंसेप्ट है वो सेक्शन 173 में बताया गया है जो कि पहले 154 सीआरपीसी में बताया गया था. ऑल्सो ना तो सीआरपीसी में ना ही संहिता में एफआईआर वर्ड का यूज़ किया है एक्सेप्ट सेक्शन 230 ऑफ बीएनएस. एफआईआर होल्ड सिग्निफिकेटली इम्पॉर्टेंस. ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जब पुलिस रिकॉर्ड करती है उन ऑफेंसेस को तो उसे ही एफआईआर बोला जाता है. एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है. तो अब हम देखते हैं बीएनएसएस में क्या क्या चेंजेस आए हैं एफआईआर के कंसेप्ट में. सो द फर्स्ट कंसेप्ट एरिया के जीरो एफआईआर उसकी पुलिस कोड कहीं से भी हो सकती है दैट कोई भी एरिया एफआईआर जो कि बाद में वो उस एरिया को ट्रांसफ़र हो जाए और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एफआईआर हो रही है तो जो रिपोर्ट लिखवा रहा है उसे 3 दिन के बीच में पुलिस स्टेशन आकर साइन करने होंगे. उसके बाद ही पुलिस उस एफआईआर को रिकॉर्ड करेगी. द थर्ड चेंज इज कॉपी टू इन्फॉर्मेंट और विक्टिम. जब एफआईआर लिख ली जाएगी उसके बाद जो कॉपी है वो विक्टिम और इन्फॉर्मेंट को दे दी जाएगी. जो टाइम लिमिट है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो कि इन्वेस्टिगेशन के पहले होती है सो उसका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम 7 डेज़ टू 14 डेज़ जो कि सब सेक्शन 3 में है जो कि नया ऐड किया गया है. अगर एसपी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि आप हमारी एफआईआर लिखवाइए. अब हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 173 क्या बोलता है. सो फर्स्ट वो बात करता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑरली बताई जा रही है तो वो राइटिंग में रिड्यूस कर दी जाएगी उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा. उसके बाद जब वो लिख दी जाएगी वो उस इंफॉर्मेंट को बोलकर सुनाई जाएगी. अगर वो एग्री करेगा तो वो उसे साइन कर देगा. फिर ही हम मानेंगे कि एफआईआर रजिस्टर हो गई है. उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो कि मैंने बताया था पहले भी कि वो 3 दिन में साइन की जाएगी इंफॉर्मेंट के द्वारा. उसके बाद उस सब्सटेंस को हम एक बुक जिसे हम डीडीआर बोलते हैं डेली डायरी रिपोर्ट बोलते हैं उसमें लिख दी जाएगी और इस फॉर्म में जो कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि इस फॉर्म में ही लिखनी है. द नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन ऑफिसर टू रिकॉर्ड एफआईआर. इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर सेंसिटिव ऑफेंस हुआ है जो कि एक वुमेन के अगेंस्ट हुआ है तो उसकी एफआईआर वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही लिखी जाएगी. और वो सेक्शंस हैं जो कि नीचे लास्ट लाइन में बताए गए हैं सेक्शन 64, 65, 66, 67 एंड ऑनवर्ड्स. ये वो ऑफेंसेस है जो कि वुमेन के अगेंस्ट होते हैं. सो वुमेन की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर जो पर्सन है जिसने लिखवानी है कंप्लेन या एफआईआर वो मेंटली और फिज़िकली डिसेबल है तो इसमें बताया गया है कि तब जो पुलिस है वो उस पर्सन की रेजिडेंस में जाकर एफआईआर लिखेगी या जो पर्सन जो भी जगह चाहता है उस जगह पे जाकर वो एफआईआर लिखेगी. और उनके एक प्रेजेंस में एक इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए और जो भी वो लिखवा रहा है उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए. उसके बाद है रिकॉर्डिंग बाय मैजिस्ट्रेट कि जो भी स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर लिखेगा वो स्टेटमेंट्स
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड की जाएंगी अंडर सेक्शन 183 क्लॉज 6A एज सून एज पॉसिबल। 6th पॉइंट है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम हो तो जो पुलिस है वो DSP रैंक के ऊपर के ऑफिसर से परमिशन लेकर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है जो कि 14 डेज़ की होती है। उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मोटिव होता है कि ये देखना कि वेदर जो केस है फर्स्ट इंस्टेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस लग रहा है या नहीं लग रहा। अब 7th पॉइंट है रिफ्यूज़ल टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। सो इसमें बताया गया है, इसमें थोड़ा सा ललिता कुमारी वाली जजमेंट भी आ जाती है। इसमें बताया है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मना कर दे FIR लिखने से तो क्या करेंगे। तो जो पर्सन है वो SP रैंक को एक पोस्ट के द्वारा इन राइटिंग में कंप्लेंट भेजेगा। अगर SP को लगेगा कि हाँ ये कंप्लेंट कॉग्निजेबल है तो वो या तो खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा या वो अपने एक सबॉर्डिनेट को बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो। अगर SP भी मना कर दे तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन भेजेगा। जो ललिता कुमारी वाली जजमेंट है उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट ये बताए हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट ही मना कर दे तो क्या करें। तो हम सीधा हाई कोर्ट में सेक्शन 528 ऑफ BNS के अंडर पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि हमारी कोई भी कंप्लेंट या FIR नहीं लिख रहा। और अगर फिर भी ना सुने तो हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अमेंडमेंट्स की हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 226। FIR का पर्पस क्या होता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फॉर्मेंट, कोई भी क्रिमिनल मशीनरी को मोशन में लाने के लिए वो FIR रिकॉर्ड करवाता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करने की जिम्मेवारी पुलिस की होती है। तो उसका पर्पस होता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो उसका रिकॉर्ड करें। और जो FIR है उसकी एक ग्रेट एविडेंशियरी वैल्यू है। अब FIR में होना क्या क्या चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टेटमेंट हो। जितने Ws होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी FIR मानी जाएगी। जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ही होनी चाहिए। FIR कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि सारा कुछ उसमें होना चाहिए और वो एक स्केलेटन भी नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। थोड़े से Ws हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है कि FIR में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन इज़ इन FIR, और FIR कौन लॉन्च करवा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, किसने ऑफेंस किया है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, और भी बहुत सारे Ws होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की टोटल कितनी FIR रजिस्टर हो सकती हैं, जिसे हम टाइप्स भी समझ सकते हैं। फर्स्ट केस है TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें इशू था कि क्या सेम FIR दोबारा से रजिस्टर हो सकती है जिसके सेम फैक्ट्स हो, सेम सर्कमस्टांसिस हो पिछली वाली FIR के अकॉर्डिंग। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा सेम फैक्ट वाली FIR लिखने के लिए, ये परमिसिबल नहीं है। इसमें कोर्ट का बर्डन भी बढ़ेगा और पार्टी के साथ भी हैरेसमेंट होगी और लीगल प्रोसेस का अब्यूज़ होगा। जनरल रूल ये है कि एक ही FIR होगी, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि क्रॉस FIR। इसमें होता है कि जैसे एक पार्टी है और वो दूसरी पार्टी के खिलाफ FIR लॉन्च करवाती है और दूसरी पार्टी भी एक पार्टी के अगेंस्ट FIR लॉन्च करवाती है। इस केस में दोनों की FIR को मर्ज कर दिया जाएगा और वो सेम कोर्ट में ट्रायल की जाएंगी। इसका भी एक केस है, वो है उपकार सिंह वर्सेस
वेद प्रकाश 2004। तो इसमें टी एंथनी वाला जनरल रूल यही है कि एक ही एफआईआर होगी, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है काउंटर केस की। इस जनरल रूल की एक और एक्सेप्शन है जो है राइवल वर्जन। इसे भी हम एक केस की मदद से समझेंगे। केस है करी चौधरी वर्सेस सीता देवी 2002। इसमें क्या था कि जो डॉटर इन लॉ है उसका मर्डर हो गया था। जो मदर इन लॉ है उसने एफआईआर लॉन्च कराई कि कोई आउटसाइडर आया और उसने मेरी डॉटर इन लॉ को मार दिया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि मदर इन लॉ ने ही अपनी डॉटर इन लॉ को मारा था। तो फिर पुलिस ने क्या किया कि जो फर्स्ट एफआईआर थी उसे कंक्लूड कर उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाकर सेकंड एफआईआर लिखवाई। तो इसमें बताया कि क्या ऐसी एफआईआर हम दोबारा से सेकंड एफआईआर सेम फैक्ट पे लिख सकते हैं। तो इसमें बोला है कि अगर कोई राइवल वर्जन वाली हो कि जो स्टेटमेंट्स है उसे ही बाद में वो काउंटर कर रही है फर्स्ट एफआईआर, तो पुलिस दोबारा से लिख सकती है। तो एक नेक्स्ट केस है सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो इसमें क्या था कि एक्स एंड ए थे, वो होटल में थे और उनकी लड़ाई होगी। उसने बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ की, तो एक्स ने ए के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की और ए ने एक्स के अगेंस्ट, और जो होटल मैनेजर था उसने एक्स एंड ए दोनों के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवा दी। तो इसमें बोला कि क्या मल्टीपल एफआईआर भी लॉन्च हो सकती हैं सेम इंसिडेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन के लिए। तो इसमें हेड किया कि हाँ हो सकती है, जनरली अलाउड तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें एक्यूज डिफरेंट हो, उनके नेम डिफरेंट हो, क्राइम डिफरेंट हो और कोई अलग से और ऑफेंसेस ऐड हो गए हो तो हम लिख सकते हैं एफआईआर। अब हमने जनरली 3 टाइप्स की एफआईआर तो कर ली हैं, तो और एफआईआर भी हम ऐड कर सकते हैं। जनरल एफआईआर जैसे होगी हमारी, ज़ीरो एफआईआर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होती है, क्रॉस एफआईआर भी मैंने आपको बता दिया है, मल्टीपल एफआईआर भी सुरेंद्र वाला केस आ गया है, ईएफआईआर भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर होती है। तो मैंने इनके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। आप दोबारा से वीडियो देखकर या अपनी तरफ से आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। अब हम करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है एफआईआर फाइल करने का। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में, और उन्हें सारा कुछ बताएंगे जो भी हुआ है। जो पुलिस है वो आपकी को इन्फॉर्मेशन को सुनेगी और वो उसे डीडीआर डेली डायरी रिपोर्ट में रिकॉर्ड करेंगी, और अगर उन्हें लगेगा कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी एक एफआईआर बना देगी, ठीक है। और अगर आप रिटन कंप्लेंट फाइल करते हो तो हमेशा 2 कॉपीज लेकर जाना, एक कॉपी पुलिस अपने पास रखेगी और एक आपको वापस कर देगी। जब आपने इंफॉर्मेशन सबमिट करा दी तो पुलिस देखेगी कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, कि क्या ये सच बोल रहा है, क्या उन्हें ये रिकॉर्ड करनी चाहिए एफआईआर। सो जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो पुलिस आपको पूरी इंफॉर्मेशन बोल के सुनाएगी कि क्या यही हुआ है। तो उसके बाद आपको रीचेक करना होगा कि क्या जो भी बोला है पुलिस ने वही लिखा है, और अगर आप भी सेटिस्फाई होगे तो आपको उस पर साइन करने होंगे। तो उसके बाद आपको पुलिस एफआईआर की फ्री कॉपी देगी। आपको ये ज़रूर सर्टिफाई करना होगा कि जो कॉपीज़ है वो स्टैम्प्ड है, उस पर डीडी नंबर लिखा है, वो क्योंकि वही एक प्रूफ होगा कि आपकी जो कंप्लेंट है या एफआईआर है वो रिसीव हो चुकी है। तो अब हम करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। कोई भी सही टाइम पीरियड तो नहीं होता है एफआईआर का, लेकिन ये है कि जल्दी से जल्दी हमें एफआईआर फाइल करानी चाहिए, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिले हो जाए तो जज हम पर शक कर सकता है कि क्यों किया। अगर सीरियस ऑफेंसेस होंगे तो हमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ हम लेट क्यों हुए हैं। अगर वो रीज़नेबल होगा तो हम बच सकते हैं जज की सस्पिशन से। अगर लेस सीरियस ऑफेंसेस होंगे तो अगर आपने उसमें डिले कर दी तो आपका केस वीक हो सकता है। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बस जज को
शक हो सकता है कि इस पार्टी की ही गलती हो सकती है क्योंकि इसने डिले किया है। सो वाइल लीगली कोई ऐसा एक्सपायरी पीरियड तो नहीं है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी एफआईआर फाइल करनी चाहिए और उसमें रीज़न बतानी चाहिए कि डिले क्यों हुआ है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। Please press the like button and subscribe my channel for more informative videos. You can tell me any topic you want me to make video. Till then, bye bye. Meet you in next class.